डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। आज और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन और उसके वैक्सीन के बारे में। इन्फ्लुएंजा यानी जब भी सीजन चेंज होता है तो सबको होने वाला बुखार, सर्दी और जुकाम, उसी को हम लोग लेमैन लैंग्वेज में फ्लू भी कहते हैं या वायरल फीवर भी कहते हैं। सबको फ्लू तो डेफिनेटली पता है, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि यही फ्लू कुछ लोगों में सीरियस बन जाता है, फ्लू की वजह से निमोनिया हो जाता है और कुछ लोगों को अस्पताल एडमिट करना पड़ता है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और कुछ लोगों में इससे जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये इन्फ्लुएंजा ये इस तरह का विलन है कि जिसको कोरोना के जैसे पेज 3 पे जगह तो नहीं मिली, उतनी पब्लिसिटी तो नहीं मिली, लेकिन है तो ये विलन ही। ये इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन या फ्लू इन्फेक्शन कॉमनली इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, टाइप ए, बी और सी। ए और बी के फिर से और सब टाइप्स होते हैं। जो सीजनल फ्लू होता है, जो हमेशा सबको होने वाला जो फ्लू होता है, वो मेनली इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 सब टाइप की वजह से होता है। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 सब टाइप की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। हांगकांग फ्लू, स्पेनिश फ्लू, एशियन फ्लू और स्वाइन फ्लू पैंडेमिक भी इसी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो चुके हैं। सबको कोविड पैंडेमिक तो पता है, बट मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने स्वाइन फ्लू पैंडेमिक के बारे में भी सुना है। 2009-2010 में पूरे वर्ल्ड में स्वाइन फ्लू पैंडेमिक हुआ था और इंडिया भी उसकी वजह से काफी अफेक्टेड हुआ था। लगभग 19 से 20 महीने तक एक पैंडेमिक चला था। स्वाइन फ्लू पैंडेमिक में भी इन्फ्लुएंजा वायरस की इन्फेक्शन की वजह से काफी लोगों को सर्दी, बुखार, जुकाम होता था। कुछ लोगों को यही इन्फेक्शन फेफड़ों में फैल के सीरियस निमोनिया होता था। उस समय भी काफी हॉस्पिटल भरे पड़े थे। ओसेल्टामिर नाम की जो दवाई इस इन्फेक्शन में दी जाती थी या इफेक्टिव होती थी, उसका काफी शॉर्टेज था। एक तो जो भी पेशेंट है या जो पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुके हैं, उन सबको दवाई दी जाती थी और ये दवाई सिर्फ कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट से ही सप्लाई होती थी। एक तो आइदर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स में वो दवाई इजीली नहीं मिलती थी और जहाँ मिलती थी वहाँ पे वो काफ़ी महंगी होती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, स्वाइन फ्लू का डेथ रेट कोविड-19 डेथ रेट से कई ज़्यादा था। मतलब स्वाइन फ्लू की वजह से बहुत ज़्यादा जाने उस समय जा रही थी। मुझे याद है जब ये स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था, तब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। जिस हॉस्पिटल में मेरी स्टडी चल रही थी, वहाँ पे जो भी पेशेंट एडमिट होते थे, उन सबको रोज डॉक्टर सुबह शाम अटेंड करते थे। एक यंग पर्सन था जिसको सर्दी, खांसी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स थे। उसका स्वैब भेजा था, बट स्वैब का रिपोर्ट आने के लिए 2-3 दिन लगने वाले थे। 3-4 दिनों के बाद जब उसका रिपोर्ट आया तो उसका स्वाइन फ्लू पॉजिटिव था। सब लोग काफी डर गए और लिस्ट बनाई गई कि उस पेशेंट के कांटेक्ट में कितने लोग आ गए, ताकि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाए और वहां से ओसेल्टामिविर की दवाई सबको दी जाए। लिस्ट बनाई तो लगभग 60 से 70 लोग, इंक्लूडिंग मौसी, मामा, नर्सेस, डॉक्टर्स, सब लोग टोटल गिन के 60 से 70 लोग उस पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे और कॉर्पोरेशन से 2 बड़े बोरे भर के ओसेल्टामिविर की दवाई सबके लिए आई थी। समय के साथ स्वाइन फ्लू में दी जाने वाली दवाइयाँ इजीली अवेलेबल हो गई, सस्ती भी हो गई। इसके भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्लियर हो गए और उसका डेथ रेट काफ़ी कम हो गया। हाँ, डेथ रेट कम हुआ, लेकिन वो 0 नहीं हुआ। जनवरी से मार्च और बारिश के बाद अगस्त से अक्टूबर, इन महीनों को फ्लू सीजन कहा जाता है। यानी पूरे साल में जितने भी फ्लू के केसेस पाए जाते हैं, उसमें से मैक्सिमम केसेस इन महीनों में पाए जाते हैं। और जितने भी फ्लू के केसेस होते हैं, उसमें से लगभग 30 से 35% लोगों को अस्पताल में फ्लू की वजह से एडमिट होना पड़ता है। और इन एडमिट होने वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं बच्चों के, बूढ़ों के और ऐसे लोगों के जिनकी प्रतिकार शक्ति बहुत ज़्यादा कम है। इस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन का सीरियसनेस समझने की कोशिश करते हैं। 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर फ्लू हो जाता है तो लगभग 10 लाख मरीजों में से 9 मरीजों की इन्फ्लुएंजा की वजह से जान जाती है। तो वही 65 इयर्स के ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, उनमें 10 लाख मरीजों में लगभग 5 मरीजों की इन्फ्लुएंजा की वजह से जान जाती है। तो लगभग 14 से 15 मरीजों की जान इन्फ्लुएंजा और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन की वजह से जाती है। ये 4, 5, 14, 15 आंकड़ा छोटा लगता है, बट अगर हम लोग ये पूरी दुनिया का देखें तो सिर्फ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन की वजह से पूरी दुनिया में मिला के लगभग हर साल 3 से 6 लाख जाने जाती है। हम लोगों ने सिर्फ
डेथ रेट का एस्पेक्ट देखा, एक हॉस्पिटलाइजेशन भी एक मरीज के हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। छोटे बच्चों में अगर ये फ्लू की वजह से एडमिट होते हैं तो उनके ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही अगर ये 65 ईयर्स से ज़्यादा या सीनियर सिटीजन लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। सिर्फ हेल्थ के अलावा फाइनेंशियल बर्डन होता है, वो इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही हॉस्पिटलाइजेशन और यही डेथ रेट कम करने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यानी फ्लू शॉट कुछ हद तक मदद करता है। और इसी वैक्सीन के इफेक्टिवनेस का इम्पोर्टेंस समझ के कई कंट्रीज में फ्लू शॉट्स ईयरली दिया जाता है या रिकमेंड किया जाता है। तो क्यों ना हम लोग और ज़्यादा समझे इस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, ये किसे और कब देना चाहिए, और क्या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से कोविड-19 के इन्फेक्शन पे कुछ असर होता है, क्या कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने में इसका कुछ फ़ायदा है। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।